देखिए, मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। अभी हमने पिछले दिनों एक चीज़ पढ़ी थी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, वो दो टाइप के होते हैं ना। एक हमने देखा था कि सर्वर कंपोनेंट होता है, और एक हमने देखा था कि क्लाइंट कंपोनेंट होता है। इसको हम वहाँ ड्राइंग में कर लेते हैं, वहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक हमारे पास था सर्वर कंपोनेंट, और एक हमारे पास है क्लाइंट कंपोनेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस यही था कि अगर सर्वर कंपोनेंट की बात होगी, तो सर्वर कंपोनेंट जो है उसके अंदर यूज क्लाइंट नहीं लिखा होगा, और क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर क्या लिखा होगा? यूज क्लाइंट लिखा होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करूँ तो इस तरीके से देखें, इसके अंदर क्या होगा? नो यूज क्लाइंट। अच्छा, आप लोग, कुछ लोग जो है ना, वो जब यूज क्लाइंट लिखते हैं तो उसका सी कैपिटल कर देते हैं। सी कैपिटल मत कीजिएगा, स्मॉल होता है। तो नो यूज क्लाइंट, और इसके अंदर जो होता है वो यूज क्लाइंट होता है। तो यहाँ पर एक तो यूज क्लाइंट यूज नहीं होता, दूसरी बात ये कि सर्वर कंपोनेंट के बारे में आपने ये सीखा था ना कि जो अपना पूरा कोड है, ये सर्वर पर पूरा HTML क्या करता है? तैयार करके फिर ब्राउजर को देता है। तो कंप्लीट रेंडरिंग जो इसकी होती है, कंप्लीट रेंडरिंग वो होती है कहाँ पर? आपके सर्वर पर। और उसके बाद वो जो कोड है वो जाता है आपके ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, तो ये वाली एक चीज हमने देखी कि सर्वर जो है वो कंप्लीट कोड क्या करता है? देता है रेंडर करके ब्राउजर को। ठीक है, इसको अगर आसान आसान जुबान में ये कहे ना, तो इस तरह है कि सर्वर जो है वो अपने पास पूरा का पूरा कोड बना लेता है और फिर दे देता है वो आपके ब्राउजर को चलाने के लिए। और इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कैसा होता है कि ये कंप्लीट नहीं देता, ये इनिशियल HTML दे देता है, जिसको आप बॉयलर प्लेट भी कह सकते हैं। सर्वर गिव इनिशियल HTML रेंडर्ड कोड टू ब्राउजर, और बाकी का कोड जो हम लिखते हैं इसके अंदर, वो कैसे जाता है? जो बाकी हम लिखते हैं, मतलब कंपोनेंट में अगर हमने कुछ यूज क्लाइंट के अंदर कुछ कोड लिखा है, कंपोनेंट में तो बहुत कुछ बना सकते हैं ना। तो यूज क्लाइंट हमने लिखा, वो क्लाइंट कंपोनेंट बन गया। क्लाइंट कंपोनेंट में तो बहुत कुछ बना सकते हैं। तो अगर वो हमारे ब्राउजर को सिर्फ इनिशियल HTML देगा, तो क्या होगा कि उसके अंदर की चीज़ें फिर कैसे उसके पास जाएंगी ब्राउजर के पास? तो उसके लिए वो क्या करता है, बाकी का जो कोड होता है उसको वो रिमेनिंग जो कोड होता है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर पैक करके दे देता है। रिमेनिंग कोड
तो देखें, ये जो लिखा है ना, रिमेनिंग कोड विल बी डिलीवर्ड टू ब्राउजर इन द फॉर्म ऑफ जावा स्क्रिप्ट, तो इसके मतलब ये है कि अगर इनिशियल HTML उसने दे दिया ब्राउजर को, तो ब्राउजर को बाकी का कोड जावा स्क्रिप्ट के अंदर पैक करके दे देता है। वो तो जावा स्क्रिप्ट से क्या होता है पता है, डॉम आपने देखा है, तो वो आपका जो ब्राउजर है वो डॉम के मदद से एलिमेंट को अपने पास क्रिएट करता है। फिर डॉम में तो सब कुछ कर सकते हैं ना, आप एलिमेंट क्रिएट भी कर सकते हैं, CSS भी लगा सकते हैं, सब सारे काम कर सकते हैं डॉम में आप। तो वो क्या करता है, वो क्रिएशन भी करता है, वो उसको खूबसूरत भी बना देता है CSS लगा के, वो सारे काम कर देता है। तो वो, लेकिन वो मेहनत कौन करता है, आपका आपका ब्राउजर कर रहा होता है ये सारा काम। तो क्लाइंट कंपोनेंट में और सर्वर कंपोनेंट में ये दो बेसिक सा डिफरेंस है कि एक में यूज क्लाइंट नहीं होता, एक में यूज क्लाइंट होता है। और एक जो है वो सर्वर पर पूरा कोड अपने अपना पूरा कोड कंप्लीट कोड रेंडर करके और क्या करता है, फिर देता है ब्राउज़र को। और एक जो है वो सिर्फ इनिशियल HTML जो है वो दे देता है आपके ब्राउज़र को, और बाकी का कोड जो है वो जावा स्क्रिप्ट में पैक करके दे देता है उसे। तो उससे क्या होता है कि फिर आपका जो ब्राउज़र है वो मेहनत कर रहा होता है बैठ के, वो जावा स्क्रिप्ट में आए हुए कोड को वो क्या करता है, बैठ के वो एलिमेंट्स बनाता है, CSS वगैरह सारी चीज़ें वही कर रहा होता है उसको लगा लगा कर। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई आपके? यस सर। देखें, अब मैं आपको ये बता रहा था आगे इसके कि अभी हम देखेंगे अपने सर्वर कंपोनेंट को। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपने सर्वर कंपोनेंट को देखते हैं। सर्वर कंपोनेंट जो है ना, वो कंपोनेंट है एक, एक ऐसा, इसको कैसे पहचानेंगे, आसान तरीका ये है कि यूज क्लाइंट लिखा हुआ नहीं है तो सर्वर कंपोनेंट है, ये इसकी पहचान है। अब ये तो होगी इसकी पहचान। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भी हमने देख ली कि सर्वर के ऊपर रहते हुए क्या करेगा, पूरा का पूरा जो HTML है वो रेंडर करेगा और फिर ब्राउजर को देता है। ये दो क्वालिटीज हैं इसकी सर्वर कंपोनेंट की। अब मैं आपको बताऊं, ये जो सर्वर के ऊपर रहकर HTML को बनाना, तैयार करना, इसको हम ये कहते हैं कि सर्वर कंपोनेंट को रेंडर करवाना। देखें, दोबारा सुने, सर्वर के ऊपर रहते हुए HTML को तैयार करना, इसके मतलब ये हुआ कि सर्वर कंपोनेंट को रेंडर करवाया हमने। समझ आई बात? अब ये जो रेंडरिंग होती है ना, ये दो तरीके की रेंडरिंग है। एक रेंडरिंग आपकी है स्टैटिक रेंडरिंग। कैसी रेंडरिंग है? और एक जो है रेंडरिंग, वो रेंडरिंग है डायनामिक रेंडरिंग। अब सर्वर कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्या कर रहा है, वो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो वो ये कर रहा है कि वो ये काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो ये वाला काम कर रहा है कि सर्वर के ऊपर पूरा का पूरा HTML रेंडर करके सर्वर गिव कंप्लीट रेंडर्ड कोड टू द ब्राउजर। तो पूरा का पूरा HTML जो है वो बनाकर और फिर ब्राउजर को देता है सर्वर, इसके अंदर यूज क्लाइंट भी नहीं लिखा होता, और सर्वर के ऊपर बनाकर देता है। अब इसमें स्टैटिक रेंडरिंग भी होती है और डायनामिक रेंडरिंग भी होती है। देखें, स्टैटिक रेंडरिंग और डायनामिक रेंडरिंग को समझते हैं। आप इस स्टैटिक से आपको क्या समझ में आता है?
जी, मुझे बताएं कि इस स्टैटिक से आपको क्या समझ में आता है। रुकी हुई चीज। सही है। रुकी हुई चीज सही है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, रुकी हुई चीज। और डायनामिक से आपको क्या समझ में आता है, मतलब इसका अपोजिट है ना। इसका अपोजिट क्या हो गया। ऐसी चीज जो कि रुकी ना हो, मतलब चलती हुई चीज। सही है वैसे। अभी हम समझने के लिए ये इसको ही रखेंगे, फिर इसको चेंज भी कर लेंगे बाद में। अब ये कहता है कि भाई देखें, सर्वर कंपोनेंट तो वो कंपोनेंट है जिसके ऊपर यूज क्लाइंट नहीं होता, और वो क्या नहीं करता, वो सर्वर के ऊपर रहते हुए पूरा रेंडर करके ब्राउजर को कोड देता है। उसके अंदर रेंडरिंग हो रही है, दो टाइप की रेंडरिंग, एक स्टैटिक रेंडरिंग हो रही है, एक डायनामिक रेंडरिंग हो रही है। अब ये जो स्टैटिक रेंडरिंग होती है ये रुकी हुई चीज है। स्टैटिक के मतलब रुकी हुई चीज होती है। स्टैटिक रेंडरिंग के मतलब क्या हो गई। स्टैटिक रेंडरिंग के मतलब ये हुआ कि प्री रेंडर। प्री रेंडर्ड जो है ना, इसका वर्ड जो है वो सही है। और इसको हम क्या कहेंगे, रेंडरिंग ऑन डिमांड। अब देखें, इस स्टैटिक रेंडरिंग के मतलब क्या हुआ, प्री रेंडर। और डायनामिक रेंडरिंग के मतलब क्या हुआ, रेंडरिंग ऑन डिमांड। तो जो प्री रेंडर्ड है, प्री रेंडर्ड इसके मतलब क्या हुआ कि ये जो कोड है वो पहले से बनकर रखा हुआ है। और जो ये डायनामिक रेंडरिंग है, इस जब जब आप इसको बोलेंगे कि मैं चाहता हूँ रेंडरिंग हो, तो वो रेंडरिंग करेगा। ऑन डिमांड रेंडरिंग करेगा, ये आपके कहने पर रेंडरिंग करेगा। और ये जो है, ये इसका कोड एक दफा रेंडर हो जाएगा और बार बार वही कोड आपको दिखेगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। देखें, आपने वो वाले बिस्किट खाए ना, जो मीठी टिकिया नहीं होती, जो आटे से बनाकर हम रख लेते हैं, वो जार में रख लेते हैं बनाकर, और बहुत सारे बनाकर रख लेते हैं, फिर वो खाते रहते हैं। माइक ओपन नहीं है क्या आप लोगों का? है ना। और जी देखें, सर बच्चों एक टिकते हैं। एक वो होती है, और उसके अलावा एक है नॉर्मल प्रोसीजर के। देखिए, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। एक बच्चा है, सही है, उसको रात के 3 बजे भूख लगती है। अब अगर उसको रात के 3 बजे भूख लग रही है, तो आपके पास वो आता है अगर, तो अब दो कंडीशन है आपके पास। या तो आप रात के 3 बजे खड़े होके जो है वो बनाए खाना उसके लिए, और अब कुछ पता भी नहीं है, गैस तो वैसे ही नहीं आती है ना। तो आप रात के 3 बजे खड़े होके क्या बनाए, उसके लिए खाना बनाए, या आपके पास पहले से वो जो बिस्किट है वो बनाकर आपने जार में रखी है, आपने उसको 3 बिस्किट पकड़ा दी कि भाई खा लो और सो जाओ। तो ये दो अलग अलग कंडीशन है। ऑन डिमांड, आपने ऑन डिमांड अगर रात के 3 बजे खाना बना दिया तो बना दिया, वो डायनामिक हो गया। और अगर पहले से बनी हुई चीज आपके पास है और आपने वही पकड़ा दिया कि भाई ये लो खा लो और सो जाओ, तो वो स्टैटिक रेंडरिंग हो गई। अब प्री रेंडर के मतलब समझ में आया कि एक दफा बना कर रख लिया और उसको ही यूज कर रहे हैं बार बार। मतलब ये क्या है, ये वही है मीठी टिकिया। और ये जो है डायनामिक रेंडरिंग, ये जब जब कोई आपसे रिक्वेस्ट करे तब तब आप उसको बनाकर खिला रहे हैं। समझ आई बात, मतलब तब तब आप उसका कोड जनरेट कर रहे हैं। तो ये दो टाइप की रेंडरिंग है, स्टैटिक रेंडरिंग और डायनामिक रेंडरिंग। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम स्पेसिफिकली एक चीज को समझते हैं, देखें, ताकि हमें ना उसमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन भी मुझे पता है इधर ही आएगी। एक है npm रन dev, और एक है npm रन build। अब ये जो npm रन build है,
ये npm रन बिल्ड वाला वो वाला कोड है कि जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया, आपने उसको एक दफा बिल्ड किया। कब बिल्ड करते हैं? जब आपका पूरा काम खत्म, आपकी वेबसाइट बनकर तैयार हो गई है। अब आप उसको एक दफा npm रन बिल्ड करके ऐसे देखना चाहते हैं जैसे कोई भी दूसरा यूजर आपके वेबसाइट पर आके आपकी वेबसाइट को देखेगा तो वो कैसी दिखती है। ये वाला एक्सपीरियंस आप खुद लेना चाहते हैं। तब आप क्या करते हैं, npm रन बिल्ड करके उसको देखते हैं कि भाई यूजर को जो चीज मैंने बनाई है, बाहर से आने वाले बंदे को वो कैसे दिखेगी। तो npm रन बिल्ड कर लेते हैं आप, जब आपका पूरा काम खत्म हो जाता है। और npm रन डेव के मतलब ये होता है कि अभी आप कोड थोड़ा सा लिख रहे हैं और फिर वहां से जाकर आप देखेंगे। इसके अंदर एक वो होता है ना, हॉट रीलोड, मैंने आपको बताया था ना, HRM, हॉट रीलोड मॉड्यूल होता है। ये इसका काम होता है npm रन डेव जब भी आप चलाते हैं। तो ये जो हॉट रीलोड है ना, इसका काम होता है कि थोड़ी सी भी आप चेंजिंग करेंगे वो आपके वेब पेज के ऊपर, लोकल होस्ट 3000 में आपके वेब पेज के ऊपर आपको दिखाता रहेगा कि अभी आपने पहले ताहा लिख दिया, ताहा के बाद स्पेस देके फिर दोबारा अहमद लिख दिया। तो वो जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे वो दिखाता रहेगा। ये आपको हेल्प करता है किसमें, दिखाने में कि आप क्या लिख रहे हैं और वहां पर आपके वेब पेज में क्या दिख रहा है। लेकिन ये वाली जो हेल्प है ये डेवलपमेंट टाइम पर आपकी हेल्प के लिए, कि भाई आप जो बना रहे हैं वो देख लें क्या बना रहे हैं। लेकिन नॉर्मल यूजर आपकी बिल्ड को देखता है। नॉर्मल यूजर जिसको वेबसाइट बनाना नहीं आती उसको क्या पता आपने क्या कंपोनेंट लगाया क्या बनाया। तो वो npm रन बिल्ड को देखता है। तो ये जो npm रन बिल्ड है इसको आप भी देखते हैं, लेकिन कब देखते हैं, जब आपका पूरा काम खत्म हो जाता है सबसे आखिर में जाकर आप देखते हैं कि भाई npm रन बिल्ड जो है ना, करके देखते हैं कि क्या बनाया मैंने, कैसा दिखता है ये बिल्ड होने के बाद। तो बिल्ड के मतलब एकदम आखिरी, सब बिल्कुल फिनिश हो गया काम, और ये लास्ट रेंडरिंग है। अब ये जो बिल्ड है इसमें जो ये बिल्ड है ना, ये जो वर्ड है बिल्ड, ये जो बिल्ड का वर्ड है, ये जब होता है तो एक दफा ये बिल्ड होता है, ऐसा नहीं है। देखिए इन दोनों में मेजर फर्क पता है क्या है। यहाँ पर अगर आप लिखते हैं ना, इधर पर ताहा लिखते हैं पहले, तो ये जो HRM हॉट रीलोड मॉड्यूल है ना, ये आपके ताहा को आपके वेब पेज में दिखाएगा। ठीक हो गया। अगर आप एनपीएम रन के अंदर ताहा लिखते हैं तो ये भी आपको दिखा देगा ताहा। लेकिन जब आप ताहा के बाद इसमें लिखते हैं अहमद, तो ये जो HRM है यहाँ पर जो npm रन डेव के अंदर काम कर रहा है हॉट रीलोड का, वो आपको दिखा देगा कि ताहा अहमद। लेकिन जब आप इसके अंदर अहमद लिखेंगे, इसके कोड में जब आप अहमद लिखेंगे, कोड नहीं अहमद लिखेंगे, तो ये आपको नहीं दिखाएगा। ये आपको पता है, ये आपको कहेगा कि भाई दोबारा से बिल्ड करो, तब मैं अहमद इसके अंदर शामिल करूंगा, वरना पुराने वाले जो बिल्ड हुआ था ना कोड उसी को दिखाता रहेगा ये। आपने कोड में लिख भी लिया ना अगर अहमद था के साथ, तो क्या होगा, वो आपको अहमद नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एक दफा बिल्ड हो गया और जिस हालत में उस वक्त आपका कोड था, उन तमाम कोड को वो बिल्ड करके अपने अंदर रख लेगा। अब उसके अंदर आने वाली चेंजिंग अगर आपको अप्लाई करनी है तो दोबारा से क्या करना पड़ेगा, दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पर इसके HRM की अहमियत समझ आई होगी कि npm रन डेव के अंदर जो ये HRM होता है ये बहुत आपकी हेल्प करता है। जब जब आप चेंजिंग करते हैं तब तब आपको npm रन डेव में वो चीज़ दिखती भी रहती है, और ये कोड लिखते टाइम ज़रूरी भी है ना। लेकिन बिल्ड ऐसा नहीं है। बिल्ड तो ऐसा है कि भाई पूरा का पूरा कोड एक दफ़ा तैयार कर लें, और उसके बाद अगर आपने कोई कोड में चेंजिंग की तो फिर जो है वो चेंजिंग आपको दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगी, तब वो सारी चेंजिंग अप्लाई होगी और फिर नई चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अब जो है बिल्ड तो हमें समझ में आ गया कि एक दफा करके रख लेता है। तो ये जो एक दफा करके रख रहे हैं ना, वो असल में मुझे उसको ही पकड़ना है। देखें वो जो एक दफा बिल्ड जब कर रहे हैं वो, तो इस स्टैटिक जो मेरी सर्वर कंपोनेंट के अंदर रेंडरिंग हो रही है, इस स्टैटिक रेंडरिंग,
उसका पूरा कोड हमने तो यही सीखा कि सर्वर के ऊपर पूरा का पूरा HTML तैयार होता है। तो स्टैटिक रेंडरिंग वही है कि वो पूरा का पूरा कोड कोड HTML के ऊपर एक दफा तैयार करे, और 1000 मरतबा भी अगर आप इससे मांगें तो वो आपको वही तैयार हुआ हुआ HTML दे दे कि भाई ये लो, स्टैटिक पेज में ये आया है। अब ये डायनामिक रेंडरिंग ऐसा नहीं है तो ये भी सर्वर कंपोनेंट का रेंडर, लेकिन डायनामिक रेंडर ऐसा नहीं है। डायनामिक रेंडर जब जब आप इसके पेज को ओपन करेंगे तब तब ये क्या करेगा, आपको दिखाएगा। तब तब आपको ये दिखाएगा कि भाई ये वाली डायनामिक रेंडरिंग आपने की है। तो इसको अभी हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक एपीआई कॉल करवाऊंगा, ठीक है। एपीआई कॉल करवाने के बाद जो है फिर हम उसे देखेंगे। तो एक एपीआई है मेरे पास यहाँ पर, डिस्कॉर्ड पर चलते हैं। आई थिंक वो मेरे पास डाउनलोडेड भी है। जी देखें, इस एपीआई को मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है ना वो क्या है, मिलता है मुझे। ये यूआरएल है बेसिकली एक एपीआई का, और ये एक खास किस्म की एपीआई है। इसके अंदर क्या होता है कि एक आपको एक ही पर्सन का डाटा मिलता है, और वो जो एक ही पर्सन का डाटा है ना, वो फर्स्ट नेम लेकर आता है, लास्ट नेम लेकर आता है, ईमेल, फोन नंबर, बर्थ डे, जेंडर, एड्रेस निकाल लेता है पूरा। एड्रेस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं एड्रेस के अंदर भी, तो उसको भी एक ऑब्जेक्ट में बंद करके दे दिया आपको कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी निकाल ले, कंट्री, सिटी, और बहुत सारी जैसे कि कौन सी गली है, कौन सा रोड है, सब कुछ निकाल लेगा ये। तो एड्रेस भी आपको मिल जाता है, लेकिन एक ही पर्सन का डाटा है। समझ आ रही है बात। अब ये एपीआई जो है वो अच्छी क्यों है, वो अच्छी इसलिए है क्योंकि ये आप अगर इसको गौर करें ना फर्स्ट नेम को, तो ये जो जियोवैनी लिखा है ना, ये नाम है किसी का। ये जब भी मैं इस एपीआई को कॉल करूंगा ना, अभी तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा और अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में कॉल करूंगा, तो रिफ्रेश करना कॉल करना बराबर है। इधर इसको आके रिफ्रेश करते हैं, इसको सीधा करते हैं, देखें नाम चेंज हो गया। इसके मतलब ये एक ऐसी टाइप की एपीआई है कि इसको जितनी एक ही पर्सन का डाटा लाता है, लेकिन जितनी दफा भी आप इसको रिफ्रेश करते हैं ये क्या करता है, अपने अंदर का जो डाटा है वो चेंज कर लेता है। समझ आ रही है बात। अपने अंदर का जो डाटा है, नाम, नंबर, फोन, पता, एड्रेस, गली, बर्थडे, सब चेंज कर लेता है वो। वो पुराना नहीं मिलता, नया मिलता है आपको। अब जैसे कि ये आयनर है ना, तो इसको रिफ्रेश करेंगे और सीधा करेंगे इसे, तो देखें जस्ट आ गया। पूरा का पूरा डाटा ही चेंज करके वो आपको देता है, ठीक है। अब ये वाली एपीआई को कॉल करते हैं हम। ये वाली एपीआई को कॉल करते हैं, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में। और नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में ऐप के फोल्डर के अंदर जो पेज डॉट टीएसएक्स है आपका, उस पेज डॉट टीएसएक्स को मैं ये कहता हूँ कि एक लिंक लगा ले वो, और लिंक लगाकर वो एक H1 रखे अपने अंदर, और वो H1 से बताए पर्सन, यहाँ पर बताए गो टू पर्सन पेज, पर्सन पेज, ठीक है, वो ये बताए। और लिंक को href भी देना, पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा, फिर href देना पड़ेगा, देते हैं अभी इसको। तो इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट बड़े एल से लिंक फ्रॉम, और यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्लैश लिंक, नहीं नेविगेशन होता है, एक मिनट, लिंक तो वैसे भी मुझे ऑटो सजेशन में ही मिल जाएगा, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ मैं, क्विक फिक्स, और नेक्स्ट लिंक होता है वो, सही है। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अब इसके अंदर एक वो भी होता है ना एट्रीब्यूट, तो इसको हम बोलेंगे कि एचरेफ के अंदर हम बताएंगे कि जब कोई बंदा गो टू पर्सन पेज जो कि दिखेगा उसको होम पेज पर, उस पर क्लिक करे तो वो कहाँ पहुंचे, ये भी बताएंगे हम उसको। तो अभी उसको हम कहीं भी नहीं पहुंचाते, उस वो जहाँ खड़ा हुआ है उसको वहीं खड़े रहते हैं। होम पेज में है ना वो खड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो होम पेज पर ही आ जाएगा। पहले इसको चेक करते हैं कि ये क्या कहता है। npm रन डेव करते हैं, npm रन डेव।
1000 years later। जी देखें, गो टू पर्सन का आया यहाँ पर लिखा हुआ। अब इसके ऊपर मैं इसको बीच में ना ले आए थोड़ा, यहाँ पर सेंटर में ले आते हैं, है ना। ये तो मैं ये कह रहा था कि इसको साइड में लिखा रहा है और वो थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं उसे। तो इस तरह करते हैं कि डिफ इस डिफ के अंदर है ना, इस डिफ को मैं कहता हूँ कि ये फ्लेक्स कर ले। फ्लेक्स कर ले और फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है उससे वो कॉलन कर ले, और जस्टिफाई जो है उसे भी सेंटर कर ले। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये आ जाना चाहिए कहाँ पर, सेंटर में। और ये नहीं आया सेंटर में क्योंकि स्क्रीन की जो हाइट है वो कम है। तो इसको हम कह देते हैं कि जितनी स्क्रीन नज़र आ रही है उसके बराबर हो जाए। अब आ जाना चाहिए। सही है, तो आ गया। अब ये देखें, ये आपका होम पेज है। इस होम पेज में आपने क्या बोला कि गो टू पर्सन पेज, है ना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पर्सन पेज के ऊपर लेकर आपको जाएगा, लेकिन पर्सन का राउट बनाया ही नहीं हमने, तो कैसे लेकर जाएगा। तो बना लेते हैं, राउट बना लेते हैं। पर्सन का राउट कैसे बनाएंगे, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे पर्सन, और पर्सन के अंदर हम बनाएंगे page.tsx। यहाँ पर हम एक बना लेंगे कंपोनेंट RFCE करके। हमने एक कंपोनेंट बना लिया और इसका नाम जो है वो हम रख देंगे पर्सन पेज। ठीक है, और ये कहेगा कि आई एम पर्सन पेज। देखें, आई एम क्या है, पर्सन पेज। अब ये जो आई एम पर्सन पेज है ये दिखना चाहिए हमें, है ना, पर्सन के राउट। लेकिन आप चलें वापस होम पेज पर, यहाँ पर बता दें कि भाई जब भी गो टू पर्सन पर क्लिक हो तो क्या हो, कि पर्सन वाले पेज में ले जाए आपको। ठीक है, ये आपने बता भी दिया। और पर्सन, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा, हाँ, हो गया रिफ्रेश। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें लेकर जाएगा आई एम पर्सन पेज पर। आई एम पर्सन पेज, सही है, हम यहाँ पर पहुँच गए। और अगर आपको इसको भी आप चाहते हैं कि ये सेंटर में दिखे आपको, तो आप कुछ भी मत करें। यहाँ पर ये जो क्लास आपने लिखी है टेल सी एस एस की, यहाँ होम वाले कंपोनेंट से कॉपी करके यहाँ पर इसके डिव में लाकर पेस्ट कर दें। ठीक है, अब वो ये भी आपको सेंटर में खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा, आई एम पर्सन पेज। चलें, अब ये यहाँ तक क्लियर है, आपको कोई कन्फ्यूजन। जी मैंने माइक ओपन कर दिया है, बताएं किसी को कोई कन्फ्यूजन है। सर बिल्कुल क्लियर सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सही है, क्लियर है आप लोगों को ये। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं, और एक स्टेप आगे चल के हम यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे। क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे। तो पर्सन पेज के ऊपर यहाँ पर मैं सारे काम को करूँगा। ठीक है, तो कैसे करूँगा, रिटर्न के ऊपर मैं जगह बनाता हूँ, और यहाँ पर एपीआई कॉल कराने के लिए क्या करते हैं, हम कोड लिखते हैं, जाहिर है। यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं डाटा का एक वेरिएबल बना लेते हैं। अब डाटा के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं कि फेच करो मेरे एक यूआरएल को। यूआरएल के डबल कोड के अंदर बताऊंगा इसको यूआरएल में। तो यूआरएल यहाँ से इसके यूआरएल को कॉपी करके, आपको ये यूआरएल चाहिए होगा जाहिर है, तो ये मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में दे दूंगा। तो ये जो है ये वाला यूआरएल, ये यहाँ पर मैंने इसको दे दिया। अब क्योंकि ये ए सिंक्रोनस टाइप का फंक्शन है, एपीआई है ना, तो वो 7 महीने से तो यही सुनते आ रहे हैं ना कि आने में टाइम लगता है। क्या होता है आने में एपीआई को,
आने में टाइम लगता है। तो जब टाइम लगता है तो इसको हम कहेंगे कि जब तक मिल ना जाए तब तक रोक कर रखे, ये आगे के कोड को चलने ना दे। अब वेट लगाने से ये होता है कि वो आगे के कोड को चलने नहीं देता जब तक डाटा ना आ जाए और वो डाटा इसको मिल ना जाए, है ना। तो अवेट लगा दिया। अब अवेट के भी थोड़े नखरे हैं, वो कहता है कि मैं एसिंग के बिना नहीं चलूंगा। तो ये वाला जो फंक्शन है, इसको आप एसिंग कर दें तो अवेट जो है वो एरर खत्म कर लेगा। एसिंग फंक्शन बन चुका है, तो अवेट भी चलेगा और डाटा मुझे मिल जाएगा। अभी यहाँ तक हो गया। उसके बाद इस लाइन में नीचे आकर दोबारा यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाए। वो वेरिएबल हम क्या बनाएंगे? हम पर्सन के नाम का वेरिएबल ही बना लेते हैं। पर्सन के नाम का वेरिएबल हमने बना लिया। इसमें यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो डाटा अभी फैच आपके लिए लेकर आया है ना, और जो लाकर इसने डाटा के वेरिएबल में रखा है, वो उसको ना आप पढ़ नहीं सकते, वो रीडेबल नहीं है। वो डाटा जो है वो रीडेबल नहीं है। तो आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ पहले। देखें console.log। console.log में डाटा को अगर आप देखेंगे तो आपको पता ये बात चलेगी कि ये जो डाटा है ये रीडेबल नहीं है। मेरा पर्सन का पेज ओपन है, आई एम पर्सन पेज। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, अब दिखाएगा। ये देखें, ये जो डाटा आ रहा है ये पता नहीं क्या बोल रहा है, एक्स रेट लिमिट और एक्स पावर्ड बाय ये वो पता नहीं। ये सारी चीज़ें रीडेबल नहीं है मेरे लिए, मैं पढ़ के समझ नहीं सकता इसको, पता नहीं क्या कह रहा है ये। तो इसको रीडेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक मेथड और अप्लाई करेंगे इसमें। और वही वाला मेथड मैं यहाँ पर लिख रहा था जो मैंने कमेंट किया है, तो इसको मैं वापस ऊपर यहाँ पर लाकर अनकमेंट कर देता हूँ। एक वेरिएबल बनाया पर्सन के नाम का और उसको बोला कि भाई डाटा को जेसन का मेथड लगा दो। ये जेसन का मेथड क्या करता है? ये इसको रीडेबल बना देता है। अभी मैं console.log करूंगा ना इसको, पर्सन को, तो वो आपको प्रॉपर डाटा दिखाएगा, ऐसा डाटा जो आप पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इसको भी अवेट की नीड होती है। अवेट मतलब इसको, भाई एपीआई का डाटा है ना, तो कन्वर्जन के टाइम पर भी अवेट चाहिए होता है इससे। खैर, जो होने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपके पर्सन के इस वेरिएबल के अंदर आपका डाटा आ जाएगा। किस शक्ल में आया है वो देख लेते हैं, क्या हम इसको इस दफ़ा पढ़ पाएंगे? बिल्कुल पढ़ पा रहे हैं, देखें यहाँ पर डाटा जो है, ये देखें, इसको पढ़ पा रहे हैं। ID 1 है, फर्स्ट नेम एमरी है, लास्ट नेम मैंटे है, ईमेल फोन बर्थडे सब ये रीडेबल फॉर्म में ना, इसको आप पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। अभी यहाँ तक तो काम हो गया। एक मेरे पास एपीआई कॉल हो गई। अब एपीआई कॉल को यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ, एपीआई कॉल। एपीआई कॉल हो गई। अब उसके बाद जो है console.log को अभी हम रखते हैं, काम हो सकता है ये आ जाए हमारे। अब आ जाते हैं नीचे। नीचे मतलब टर्मिनल में। तो टर्मिनल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो डाटा आया है वो एक ऑब्जेक्ट है। देखें, ये कर्ली ब्रैकेट नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये यहाँ से शुरू हो रहा है कर्ली ब्रैकेट और ये यहाँ नीचे खत्म हो रहा है। तो हमें ये बात समझ आएगी कि पर्सन जो है ना, पर्सन वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। चलें, ये बात समझ आ गई, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। स्टेटस कोड, लोकेल, सी, टोटल डाटा, है ना। ये सब प्रॉपर्टी है और सब प्रॉपर्टीज अपनी वैल्यू रखती है। जैसे टोटल की वैल्यू 1 है, सीड की वैल्यू नल है। ऐसे डाटा जो है उसकी भी एक वैल्यू है, लेकिन वो डाटा जो है वो क्या है? पूरा का पूरा एक एरे है। हमें डाटा तक पहुंचना है, तो ताकि हम उस एरे के पास पहुंचे तो हम इससे पहले कहेंगे पर्सन डॉट डाटा। पर्सन डॉट डाटा हम इससे कहेंगे। तो ये हमें पहुंचा देगा डाटा के पास। देखें अब यहाँ पर इसको गौर करें, एरे के अंदर आ गया। अब ये एरे यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया। एरे में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो एरे में होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स, 0 इंडेक्स पर, 1 इंडेक्स पर, 2 इंडेक्स पर। तो कितने इसके अंदर एलिमेंट है वो ढूंढना पड़ेगा हमें। तो ये ऑब्जेक्ट का कर्ली ब्रैकेट है, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है। और आई थिंक के हमें यहाँ पे कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो कैसे समझें ऐसे इसको? ये यहाँ से चल रहे और उसके बाद यहाँ एक ये वाला कर्ली ब्रैकेट भी यहाँ पर ख़त्म हुआ है इसका। ये है
ऐसे ऐसे समझ आने वाला नहीं है। कैसे समझेंगे? एक मेरे पास वेबसाइट होती है, वो है जेसन फॉर्मेटर के नाम से। जेसन फॉर्मेटर के नाम से। अब ये जो जेसन फॉर्मेटर है, इस जेसन फॉर्मेटर को मैं वही वाला अपना यूआरएल दे दूंगा, ये इसका यूआरएल। अपलोड डाटा में गए, यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करके लोड यूआरएल कर दिया। अब ये थोड़ा सा रीड करेगा उससे, और फिर ये वही सारी चीज़ें मुझे लाकर दिखा देगा। यहाँ पर देखें, वही पूरा का पूरा वही डाटा लाकर इसने मुझे दिखा दिया। इसमें मेरे पास एक अच्छी चीज़ ये है कि इसको ना मैं ट्री की शक्ल में कर सकता हूँ। और जब मैं इसको ट्री की शक्ल में करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि भाई जब आपने एपीआई कॉल की ना, तो आपको मिला एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर 6 प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ही मैं इसको खोलूंगा तो मैं इसको बोलता हूँ कि कौन कौन सी है दिखाओ। तो मैं इसने दिखाया स्टेटस, कोड, लोकेल, सी, टोटल और डाटा। मुझे यही तो करना था। पर्सन डॉट डाटा तक तो मैं आ गया ना, पर्सन डॉट डाटा तक तो मैं आ गया। अब डाटा के आगे से देखना है, तो डाटा बताता है कि ये एक एरे है। उस एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है, मतलब 0 इंडेक्स पर एक ही एलिमेंट रखा हुआ है। चलें, यहाँ तक तो ये बात समझ गई। अब इसको खोलते हैं। तो वो जो 0 इंडेक्स पर एक ही एलिमेंट है, वो असल में एक ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर 10 चीजें रखता है। अभी मुझे इतना सर में दर्द लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ डाटा के पास जाता हूँ, ऊपर यहाँ पर, और मुझे पता चल गया ना डाटा एक एरे है, तो इसको मैं बोलता हूँ। और मुझे ये भी पता चल गया कि इसके पास एक ही एलिमेंट है। तो मैं बोलता हूँ भाई 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है ना, वहां पर लेकर जाओ। अब वो 0 इंडेक्स के एलिमेंट पर लेकर गया, मतलब वो मुझे उस ऑब्जेक्ट तक तो लेकर आ गया। कौन से वाले ऑब्जेक्ट पर? ये वाले जो अपने अंदर 10 प्रॉपर्टीज रखकर बैठे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को जैसे मैं ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलता है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, बर्थडे, जेंडर, बहुत कुछ। तो फर्स्ट नेम को ट्राई करें क्या? फर्स्ट नेम की स्पेलिंग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और ऑब्जेक्ट हो गया ना डाटा का, 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम की, तो डॉट लगाकर उसको वहां तक पहुंचेंगे हम। तो हमने डॉट लगा ली वहां तक पहुंचने के लिए। अब देखते हैं कि क्या मुझे ये नाम लाकर देता है। तो इसको किस तरह करेंगे? एक दफ़ा नीचे आएंगे, सबसे नीचे। हाँ देखें, दे तो रही है। ये देखें, एमरी दे रहा है ना, ये एमरी दे रहा है। और अगर आप चाहते हैं ये बार बार आपको दिखाए, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको ये अपने पर्सन वाले पेज में आप है ना, आप पर्सन वाले पेज को रिफ्रेश कर दें एक दफ़ा। तो ये क्या करेगा? ये आपको जो है वो एमरी दोबारा इसने लाकर दिखा दिया। मतलब एक और दफ़ा आप रिफ्रेश करेंगे तो क्या करेगा? ये दोबारा से एमरी आपको लाकर दिखा देगा। ठीक है। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए ना कि डाटा का जो नाम है वो बार बार चेंज क्यों नहीं हो रहा है, एक ही क्यों नजर आ रहा है? मैं एमरी एमरी एमरी। अभी तो बात की थी हमने कि जितनी दफ़ा डाटा फैच करेंगे तो हर दफ़ा नाम चेंज होगा यूज़र का। इधर नहीं हो रहा है, इधर एक ही दिखा रहा है। क्या हो सकता है कि जो है वो 4 दफ़ा एपीआई ने एक ही नाम दे दिया हो, 5वीं दफ़ा तो नहीं देगा। तो 5वीं दफ़ा भी इसने वही नाम हमें पकड़ा दिया कि ये लो। मतलब ये नाम वाम चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं आ रही है हमारे जो जैसा हमने कोड लिखा है ना उसके अंदर, तो कोई ऐसी चेंजिंग वाली चीज़ नहीं आ रही है। और जब हम इस एपीआई को यहाँ पर खोल कर रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये तो बता रहे हैं कि हमें हर दफ़ा डाटा चेंज करके दूंगा। देखें, जस्टिन लिखा था, अभी कैरले लिखा आ गया। तो ये वाली बात जो है वो थोड़ी सी हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। चलें ठीक है। अब जो है एपीआई को हमने कॉल करवा लिया, पर्सन के अंदर डाटा को रीडेबल बना लिया। console.log जो है वो पर्सन के अंदर जाकर, डाटा के अंदर जाकर, 0 इंडेक्स पर जाकर फर्स्ट नेम के फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी को तक हम पहुंच गए, और हमने नेम भी उठा लिया। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अभी अगर मैं एक काम करूँ ना, ये आई एम पर्सन पेज जो है, इसको मैं मिटा दूं अगर यहाँ नीचे इस जगह से जो लिखा आ रहा है वहां पर, और यहाँ पर H1 लिख दूं। इस H1 के अंदर अगर मैं करली ब्रैकेट लगाकर
ये लिख दूं पर्सन डाटा जीरो फर्स्ट नेम पूरे को कॉपी करके इसके अंदर अगर लिख दूं, तो जो भी नाम जैसे एमरी आ रहा था ना, तो जो भी नाम आ रहा था वो नाम मुझे पेज में दिख जाएगा। देखें, सही है, यहाँ तक तो बात समझ आई ना? ये क्लियर है आपको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी एक मिनट रुकें। जी, तो अब देखें, यहाँ पर देखें, अब आप आ जाएं इस जगह पर और यहाँ पर इसको देखें कि ये सर्वर कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको ये बोला था कि सर्वर कंपोनेंट वो होते हैं जिसके टॉप में यूज क्लाइंट लिखा नहीं होता, और जिसके टॉप में क्या नहीं होता, यूज क्लाइंट लिखा नहीं होता, और वो अपना पूरा का पूरा कोड सर्वर के ऊपर रेंडर करके तैयार करके ब्राउजर को देता है। ये दो चीज़ें ऊपर डेफिनेशन में लिखी थी हमने यहाँ पर सर्वर के बारे में। और इसके अंदर रेंडरिंग कितने टाइप की होती है? रेंडरिंग होती है दो टाइप की। एक है आपकी स्टैटिक रेंडरिंग, दूसरा है आपकी डायनामिक रेंडरिंग। स्टैटिक रेंडरिंग के मतलब कि एक दफ़ा बना कर रख लिया वही आपको बार बार दिखाएगा। और डायनामिक रेंडरिंग के मतलब एक दफ़ा बनाकर वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जब जब आप उस पेज को खोलेंगे तब तब वो बार बार इस पेज को बनाएगा और बार बार इस पेज को बनाकर आपको दिखाता रहेगा। ठीक है, ये दो टाइप की रेंडरिंग है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये सही मायने में आपको कहाँ नज़र आती हैं? आपके बिल्ड के ऊपर। कहाँ पर नजर आती हैं? आपके बिल्ड के ऊपर नजर आती हैं आपको। समझ आ रही है बात? तो अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमने जो ये एपीआई कॉल कराई है यहाँ पर, ये एपीआई जो है वो हमें पर्सन वाले पेज में नजर भी आ रही है। यहाँ पर देखें, एमरी लिखा आ रहा है। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ एक डायनेमिक राउट। ये कौन सा राउट था पर्सन का? स्टैटिक राउट था। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि स्टैटिक रेंडरिंग और स्टैटिक राउट, स्टैटिक रेंडरिंग अलग चीज़ है, स्टैटिक राउट अलग चीज़ है। डायनामिक रेंडरिंग अलग चीज़ है, डायनामिक राउट अलग चीज़ है कंफ्यूज इसमें आपको नहीं होना है। तो स्टैटिक राउट है ये पर्सन वाला, और अब हम क्या बनाने लग गए? पर्सन के अंदर ही हम एक बनाने लग गए, आईडी बनाने लग गए। एक डायनामिक राउट, उसका नाम मैंने रख दिया आईडी। आईडी बना दिया मैंने इसको। राउट बनाने के लिए पेज डॉट ई एस एक्स बनाना ज़रूरी है, और पेज डॉट ई एस एक्स के अंदर हम आर एफ सी ई करके यहाँ पर पेज। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है इसको मैं क्या देता हूँ? आई एम डायनामिक पेज। अब डायनामिक पेज का तो आपको सीधा पता ही है ना कि जो है वो, आप अगर आ जाएं अपने एप्लीकेशन में और अभी आप देखें अपने होम कंपोनेंट के बाद पर्सन वाले स्टैटिक राउट के अंदर है। अगर इसके बाद आप सेगमेंट में कुछ भी लिखें, कुछ भी आप सेगमेंट में लिखें, जैसे मैं यहाँ पर ताहा लिख दूँ, तो वो आपको ले जाएगा डायनामिक राउट में। ये देखें, आई एम डायनामिक पेज में ले आया। कुछ भी लिख दूंगा वो यही वाला पेज खोल के देगा। ताहा लिख दूं, यहाँ पर मैं एक्स वाई जी लिख दूं, यही खोल के देगा। मैं यहाँ पर लिख दूं 1 2 3 4 5, यही खोल के देगा। कुछ भी लिख दूं सेगमेंट में वो यही वाला पेज खोल के दे देता है। ठीक है, तो अभी ये हम समझ गए। सेगमेंट को मिटा के वापस आ जाते हैं पर्सन वाले स्टैटिक राउट में। पर्सन वाले स्टैटिक राउट में हमने क्या दिखाया? एक नाम दिखाया है। मैं पता है क्या करता हूँ? मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, जब भी कोई इस नाम के ऊपर क्लिक करे तो वो कहाँ पहुंच जाए? डायनामिक राउट में पहुंच जाए। अब ये इसको बनाते हैं। तो ये जो पर्सन वाला मेरा पेज है, इसमें यहाँ पर ये नाम दिख रहा है H1 के अंदर। इस H1 को मैं एक लिंक के अंदर रख देता हूँ। रख दिया। अब लिंक को इंपोर्ट कराना है और लिंक को href देना है, ये दो काम करना है। तो लिंक को इंपोर्ट कराते हैं, देखें, और इसको href देते हैं। अब जब इसको मैंने href दिया तो मैं बताऊंगा ना कि
स्लैश मतलब हो गया मेरा लोकल होस्ट 3000 में, तो ये आ गया। अब लोकल होस्ट 3000 के बाद ये जाओ पर्सन में, ये भी बता दिया मैंने से। उसके बाद फिर कहाँ जाना है? अब यहाँ मैं कुछ भी लिख दूँ, ताहा लिख दूँ तब भी डायनामिक खुल जाएगा, अहमद लिख दूँ तब भी डायनामिक खुल जाएगा, 1234 लिख दूँ तब भी डायनामिक खुल जाएगा। समझ आ रही है बात? ट्राई करके दिखाऊं आपको? देखें, 1234 लिखता हूँ। ठीक है, अब वहां पे एमरी नाम नजर आ रहा होगा आपको, जैसे ही उस पर क्लिक करूंगा ना, ये मुझे डायनामिक पेज पर भी लेकर जाएगा, और डायनामिक पेज के सेगमेंट में 1234 लिखा आ रहा होगा। आपको मैं टेस्ट करवाता हूँ, देखें। एमरी आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें ऊपर सेगमेंट में क्या आ रहा है, 1234 लिखा आ रहा है ना? तो हर हाल में डायनामिक पेज पर लेकर आ जाता है ये। अब भी इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें, एचरेफ के ऊपर। तो इधर यहाँ पर क्या करना है हमें, इसको मिटाते हैं, डबल कोट को। ये डबल कोट को यहाँ से निकाला, और इस डबल कोट को यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब रखना तो स्ट्रिंग के अंदर ही है, लेकिन मैं इसको रखूंगा बैकटिक वाले स्ट्रिंग में। समझ आई बात? अब ये ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने थोड़ा किया है यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, ताकि आपको जब डायनामिक पेज में जब आप जाए ना, तो वो क्या करे, थोड़ा सा आपको ऐसा डाटा दिखाए जिसको देखकर आपको लगे कि हाँ, जो है वो मैंने इसका डाटा मांगा है। कुछ ऐसा बना सकते हैं हम, बहुत आसान है। और वो आसान इसलिए कि सेगमेंट में 1234 ताहा कुछ भी लिख दो, वो क्या करता है, उसी डायनामिक पेज में लेकर आता है। तो यहाँ पर ना डॉलर साइन करली ब्रैकेट लगाते हैं। इस डॉलर साइन करली ब्रैकेट को ना आप अगर यही चीज देखें ना, एमरी का नाम कौन लेकर आ रहे हैं, ये लेकर आ रहे हैं ना, पर्सन डॉट डाटा का जो जीरो एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट नेम है, ये लेकर आ रहे हैं ना। तो इसको बोल दें आप कि भाई ये कर दो। तो इस पूरे के डॉलर साइन से लेकर ये यहाँ तक, ये जो पूरा है, इस पूरे के मतलब है एमरी। आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, इस पूरे के मतलब क्या है, एमरी। ताहा भी तो लिख ही जाता है ना, मैं डायनामिक पेज पर लेकर जा रहा था ताहा लिखने से भी मुझे, तो एमरी लिखने से भी डायनामिक पेज पर तो लेकर जाएगा ही है। समझ आ रही है बात? देखें, यहाँ पर आप आ गए पर्सन के अंदर, इस स्टैटिक पर्सन का जो स्टैटिक राउट है, तो हमने कोड में ना क्या लिखा कि जब भी कोई क्लिक करे एमरी के ऊपर, एमरी कहाँ से आ रहा है, इस H1 से आ रहा है, ये वाले H1 से। इस कोड को थोड़ा सा दिखने में सही से कर दूं, ताकि आप इसको पढ़ के ना रीडेबल हो जाए आपकी आंखों के लिए। देखें, अभी अभी पढ़ने में आ रहा है ना कि एक लिंक का ओपनिंग टैग, लिंक का क्लोजिंग टैग, उसके अंदर एक H1 है। H1 जो है वो एपीआई से जो डाटा है ना, पर्सन डाटा, ऐसे कर करके फर्स्ट नेम तक पहुंच के उसने एक फर्स्ट नेम एमरी निकाल के दिखा दिया। और आपने ये बोला कि जब भी कोई इसके नाम के ऊपर क्लिक करे, जो भी नाम आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करे, तो कहाँ पहुंचा देना उसे? एचरेफ में बताया आपने, लोकल होस्ट 3000 के बाद पर्सन के बाद डायनामिक राउट में पहुंचा देना। और डायनामिक राउट में आपने क्या लिख कर दे दिया? डायनामिक राउट में आपने क्या लिख कर दे दिया, वही वाला नाम लिख कर दे दिया, जो नाम आपने यहाँ पर दिखाया अपने पेज में, वही ऊपर भी लिख दिया। डायनामिक राउट में यही तो पढ़ा है हमने, कि डायनामिक राउट के सेगमेंट में कुछ भी लिख दो, वो एक्सेप्ट करके डायनामिक राउट खोल के दे देता है। ठीक हो गया, तो अब एक काम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने पर्सन वाले स्टैटिक पेज में। ये देखें, ऊपर पर्सन वाले स्टैटिक पेज में हूँ मैं, एमरी को क्लिक करता हूँ। अब मैं पहुंच गया कहाँ पर, डायनामिक। ये क्या कहते हैं, देखें, आई एम डायनामिक पेज। और सेगमेंट देखें, आप उसको सबको छोड़ें, आप सेगमेंट देखें, सेगमेंट क्या लिखा हुआ है, एमरी, है ना? मतलब जो नाम, बैक करूं, देखें जो नाम इधर दिखा पर्सन के स्टैटिक राउट में, वही आपको यहाँ सेगमेंट में भी मिल गया। और सेगमेंट में मिल गया, और नीचे लिखा हुआ है आई एम डायनामिक पेज। अब भी देखें, एक छोटा सा ना अच्छा सा काम करते हैं, डायनामिक पेज वाले कंपोनेंट में चलते हैं। और सबसे पहले तो जो आपका डिस्कस की क्लास, यह मुझे स्क्रीन के सेंटर में नजर आए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आई एम डायनामिक पेज अब नजर ना आए, डायनामिक को मिटा देता हूँ। मजेदार बात ये मैं आपको बता रहा था कि डायनामिक का जो सेगमेंट होता है, वो सेगमेंट जो है वो आपको डायनामिक, कुछ भी होता है ना सेगमेंट में, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो वो जो सेगमेंट है वो आपको मिलता है इसके कंपोनेंट के पैरामीटर में, इधर यहाँ पर,
कैसे मिलता है? एक पैरम्स के नाम की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप करली ब्रैकेट लगाएं तो करली ब्रैकेट के अंदर आपको मिलता है पैरम्स। अगर आप कहें कि ये ऐसे करके आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रॉप्स करके भी लिख सकते हैं। ऐसे प्रॉप्स, प्रॉप्स तो जानते हैं ना प्रॉप्स को। तो प्रॉप्स जो है, प्रॉप्स एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। उस प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट में आपको ये बताना है कि एक है पैरम्स, और जो पैरम्स है ना वो खुद एक ऑब्जेक्ट है। वो खुद क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आईडी है। ये आईडी आपके, आपकी ये है, क्या कहते हैं, फोल्डर का नाम है, आपके डायनामिक राउट के फोल्डर का नाम आईडी यहाँ पर रखा है। तभी यहाँ पर भी पैरम्स के अंदर आईडी हमने रख दिया। इसको बताना भी अभी पड़ेगा कि भाई इसके अंदर वैल्यू जो आ रही है वो क्या है। तो हम बता देते हैं भाई, जो वैल्यू इसके अंदर आती है ना वो इस स्ट्रिंग के फॉर्म में आती है। ठीक है, तो अभी कैसा है कि पैरम्स प्रॉप्स डॉट पैरम्स डॉट आईडी अगर हमने किया तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो सेगमेंट में लिखा आ रहा है ऊपर एमरी लिखा आ रहा है वो मिलेगा। अब पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, देखते हैं। यहाँ पर लगा के करली ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं प्रॉप्स, PROPS प्रॉप्स। ठीक है, अभी इसके अंदर चलते हैं। ये बोल रहा है मेरे अंदर पैरम्स है, पैरम्स के अंदर चलते हैं। तो पैरम्स कह रहा है मेरे अंदर आईडी है। तो प्रॉप्स डॉट पैरम्स डॉट आईडी जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया IM। और इधर देखते हैं क्या हुआ। जबरदस्त। जो सेगमेंट में एमरी लिखा था वो आपको मिला किसमें? आपके पैरामीटर में। अब प्रॉप्स का पैरामीटर तो आपके कंपोनेंट के पास प्रॉप्स का पैरामीटर तो होता ही है ना। तो प्रॉप्स के पैरामीटर का स्ट्रक्चर आपने बनाकर ये बता दिया कि जो प्रॉप्स है ना वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पैरम्स की प्रॉपर्टी है जो कि खुद एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर एक आईडी है। ये आईडी क्या है? आपके इस फोल्डर का नाम है। ये जो यहाँ पर आपने फोल्डर डायनामिक राउट के नाम रखे हैं। तो आपने प्रॉप्स डॉट पैरम्स डॉट आईडी लिख के अपने सेगमेंट में जो नाम आ रहा था, डायनामिक राउट के सेगमेंट में जो नाम आ रहा था, वो नाम आपने क्या कर लिया? अपने पेज में दिखा दिया। समझ आ रही है बात? ये कहानी चली कहाँ से पता है आपको? ये कहानी चली, इसको मैं पूरा होम पेज पर लेकर जाता हूँ। लोकल हाउस 3000 ओपन करें, गो टू पर्सन पेज लिखा है रे। गो टू पर्सन पेज को क्लिक किया आपने, एमरी लिखा आया। इस एमरी को जैसे क्लिक करेंगे ये डायनामिक पेज में लेकर जाएगा। अब डायनामिक पेज में सेगमेंट के ऊपर ये आगे देखें। अभी हमें आगे यहाँ पर क्या करना है कि अभी तो मैंने आपको ये सब दिखा दिया ना कि ये नज़र आ रहा है। इसके साथ मैं चाहता हूँ ना कि मैं ये भी लिखूँ कि IM एमरी तो आ रहा है, यहाँ पर मैं लिखूँ ऑन डायनामिक पेज, ताकि अच्छा लगेगा। ना भी लिखें तो कोई क्या फ़र्क पड़ता है। डायनामिक पेज इस तरह वो मुझे नज़र है, IM एमरी ऑन डायनामिक पेज, सही है। इस तरह नज़र है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस स्टैटिक पेज में भी वो बताए तो अच्छा ही रहेगा। यहाँ पर देखें, इस जगह पर एमरी से पहले यहाँ पर मैं कह देता हूँ IM एमरी ऑन स्टैटिक पेज। स्टैटिक राउट, IM एमरी ऑफ स्टैटिक राउट, ये सही है। और इसको मैं कहूँगा IM एमरी ऑफ डायनेमिक राउट, ROUT राउट, सही हो गया। अब ये जो है ना राउटिंग की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, सही है। तो ये वाला पेज बनता है डायनामिक राउट से बना हुआ है, तो ये एमरी बस यही कहती है कि आई एम एमरी ऑफ डायनामिक राउट। और जब पीछे जाए तो ये कहती है आई एम एमरी इस ऑफ इस स्टैटिक राउट। चलें, तो यहाँ तक आपको क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है मैं आपको इसको बिल्ड करके दिखाता हूँ। देखें, हम बिल्ड करने के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो मेरा npm रन डेव चल रहा है ना, पहले तो इसको बंद करेंगे। कंट्रोल C को प्रेस करके पूछेगा बंद करना है नहीं करना, मैं कहूँगा हाँ बंद कर दो।
कर दिया बंद। अब बंद करने के बाद क्या लिखना है, npm रन build बिल्ड। npm रन बिल्ड करेंगे और इंतजार करेंगे, बहुत सारा इंतजार करेंगे। चलें, जब तक हम ये कर रहे हैं ना, इसको करने दें। और हम आ जाते हैं यहाँ पर ड्राइंग में। तो यहाँ पर अभी जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, उसमें आपको ये समझ आ गया ना कि सर्वर कंपोनेंट जो होता है, उसके अंदर ऊपर यूज क्लाइंट लिखा नहीं होता, और वो सर्वर के ऊपर पूरा का पूरा क्या करता है, HTML तैयार करता है। क्या करता है, HTML तैयार करता है, और किसको देता है, ब्राउजर को दे देता है। समझ आई बात। अब इसके अंदर रेंडरिंग दो टाइप की होती है, स्टैटिक रेंडरिंग और डायनामिक रेंडरिंग। स्टैटिक रेंडरिंग के ऊपर क्या लिखा है, प्री रेंडर्ड। मतलब प्री रेंडर्ड मतलब पहले से जो बिल्ड के टाइम, अभी देखें ये हमारा बिल्ड हो रहा है, ये मैं आपको दिखाऊं। npm रन बिल्ड किया है ना यहाँ पर हमने, npm रन बिल्ड। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे इसको जो स्टैटिक पेजेस है ना हमारे, स्टैटिक पेजेस के HTML को तैयार कर रहा है। और तैयार करने के बाद एक दफा ही तैयार करके अपने पास रख रहा है। अभी वो क्या करेगा, जब भी उसको आप बोले, जब भी आप उसको बोलेंगे ना कि भाई मुझे स्टैटिक पेज दिखाओ, वो जो बिल्ड के टाइम पे उसने कोड तैयार किया है, वही कोड आपको दिखा देगा। समझ आई बात। समझ आई बात। अभी जो बिल्ड के टाइम पे इसने एक कोड तैयार किया, ये जो कोड है ना, ये क्या करेगा, यही वाला कोड जो है वो आपको दिखा देगा। और डायनामिक रेंडरिंग ऐसा नहीं है। डायनामिक रेंडरिंग जब जब आप डायनामिक पेज को ओपन करेंगे, तब तब आपको वो वाला पेज रेंडर होकर मिलता है। समझ आई बात। ये दो चीजें समझ आई। चलें, आ गई ना, सही है। तो अब इधर भी देख लें, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक के ऊपर प्री रेंडर्ड, मतलब पहले से तैयार हुआ हुआ कोड। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, रेंडरिंग ऑन डिमांड, जब जब डिमांड की जाएगी तब तब। ये जब मैंने npm रन बिल्ड किया ना, तो आप अगर नीचे आए तो देखिए इस जगह पर क्या लिखा है, स्टैटिक प्री रेंडर्ड एज स्टैटिक कंटेंट। जितने भी आपके स्टैटिक कंटेंट है, वो उसके कोड को इसने एक दफा बिल्ड कर लिया। ठीक है। अब डायनामिक को क्या कहते हैं, ये कहता है कि सर्वर रेंडर्ड ऑन डिमांड। मतलब डायनामिक पेज को जब जब आप खोलेंगे, तब तब ये आपको रेंडर करके देगा। समझ आई बात। अब देखें यहाँ पर, मैं आपको पेज पर लेकर आता हूँ। सबसे पहले आप आएंगे होम पेज पर। हाँ, ये होम अभी ऐसे नहीं खुलेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, बंद करें। खोलने का तरीका ये है, बिल्ड तो बना लिया आपने। अब यहाँ पर लिखें npm स्टार्ट। सही है, npm स्टार्ट। अब जो ये npm स्टार्ट है, ये आपको दे देगा एक लोकल होस्ट। यहाँ से जाकर आप इसके उसको खोल सकते हैं। और बिल्कुल अपने जहन में आपको क्या रखना है, ये बात रखनी है कि बिल्ड हुआ था। ये npm रन डेव नहीं है कि आपने उधर कुछ, देखें मैं आपको समझाता हूँ। गो टू पर्सन पेज लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। npm रन डेव में क्या बोला मैंने, कि जैसे ही आप कुछ चेंजिंग करेंगे, तो आपको आपके वेब पेज में भी दिखाता है, ये HRM मिलता है ना उसमें, हॉट रीलोड। यहाँ क्या लिखा हुआ है, गो टू पर्सन पेज लिखा हुआ है, होम पेज पर लोकल होस्ट 3000 पर लिखा हुआ है। इसको साइड में खोलता हूँ, यहाँ पर है देखें, होम पेज होम पेज होम पेज, ये वाले यहाँ पर लिखा हुआ है, गो टू पर्सन पेज लिखा हुआ है। अब इसको मैं गो टू को हटा देता हूँ, हटा दिया। इसको रिफ्रेश करता हूँ, हटा, यहाँ से नहीं हटेगा वो। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि बिल्ड के टाइम पर पूरा कोड बन चुका है इसका,
और ये वही कोड बार बार आपको दिखा रहे हैं। समझ आई बात? ये npm रन बिल्ड है, npm रन डेव नहीं है। समझ आई बात? गो टू वापस लेकर आ जाते हैं। हाँ फिक्स हो चुका है, ऐसा कुछ फिक्स हो चुका है। बिल्ड के टाइम पे इसका कोड अभी फिक्स हो चुका है, सही है। तो आप आ जाएं इधर। अभी ये लोकल होस्ट 3000 है, लोकल होस्ट 3000 में जो है वो आप खड़े हैं अभी। अब आप यहाँ से जाएं पर्सन में। पर्सन जो है वो आपको ये बताता है कि पर्सन खुद एक स्टैटिक राउट है, ठीक है ना। और पर्सन के ऊपर जब आप जाते हैं तो ये स्टैटिकली रेंडर्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टैटिकली रेंडर्ड के मतलब पता है क्या होता है? प्री रेंडर्ड, पहले से जो बिल्ड के टाइम पे एक दफा HTML बन गया ना, वो बन गया, उसके बाद दोबारा कंपोनेंट नहीं चलाएगा। इस स्टैटिक वाला दोबारा कंपोनेंट नहीं चलाएगा। तो याद रखिएगा कि जो इस सर्वर कंपोनेंट में जो जो आपके इस स्टैटिक राउट होते हैं, इस स्टैटिक राउट होते हैं। इसको मैं कहाँ लिख दूँ इसको? यहाँ कहीं पर लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको याद रहे कि जो इस स्टैटिक राउट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक रेंडरिंग करते हैं। जो आपके स्टैटिक राउट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक रेंडरिंग करते हैं। ठीक है। और जो डायनामिक राउट होते हैं, डायनामिक राउट, उसका जो पेज होता है ना वो डायनामिक रेंडरिंग करते हैं। डायनामिक रेंडरिंग, सही है। इसको मैं एक डब्बे में बंद कर देता हूँ ताकि हमें ये वाली बात याद रहे। अभी देखें, अभी देखें यहाँ पर क्या है, कैसा है कि इस पर आ जाएं। ये पर्सन जो राउट है आपका वो एक स्टैटिक राउट है। और स्टैटिक राउट को हमने क्या देखा कि वो क्या करता है? स्टैटिक रेंडरिंग। और स्टैटिक रेंडरिंग क्या बोलता है कि एक दफा बिल्ड के टाइम पर जो HTML का कोड बना था वो बन गया था, उसके बाद दोबारा मैं कभी भी नहीं चलाऊंगा। किसको? कंपोनेंट को दोबारा से कभी भी रेंडर नहीं करूंगा। बिल्ड के टाइम पे एक दफा बन गया जो बन गया, अब दोबारा नहीं करने वाला मैं रेंडर उस कंपोनेंट को। और डायनामिक क्या बोलता है? डायनामिक कहता है जब जब आप पेज को ओपन करेंगे तब तब मैं आपको आपके कंपोनेंट को री रेंडर करूंगा। जब जब आप पेज को, डायनामिक पेज को ओपन करेंगे तब तब री रेंडर करूंगा। ये दोनों बात आप अपने जहन में रखिएगा। मैं अभी आ गया पर्सन वाले इसमें राउट में। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, ये आ गया मैं डायनामिक राउट में। डायनामिक राउट में पहुंचते ही मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो गया। और अगर मैं वापस जाऊं अपने पर्सन वाले राउट में, तो पर्सन वाले राउट में जाते हुए मेरा कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा। अब सवाल पता है क्या है? सवाल ये है कि हमें कैसे पता कि ये रेंडर हो रहा है नहीं हो रहा है। या जो अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो अगर आप इसको डायनामिक राउट में आते हैं तो ये वाला रेंडर हो गया, और जब आप वापस आ गए इस स्टैटिक राउट में तो ये वाला रेंडर नहीं हो रहा है। ऐसी जुबानी मानने की बात नहीं कर रहा मैं। कुछ पता भी तो चले ना कि हाँ ये वाला वाकई में नहीं हो रहा और वो वाला वाकई में हो रहा है। तो अब ये पता है कैसे देखेंगे? इसका भी एक तरीका है। इसको साइड में ओपन करते हैं। और साइड में ओपन करने के बाद आप आ जाएं इस स्टैटिक राउट वाले में। यहाँ लिखा है ना स्टैटिक राउट वाला ये कंपोनेंट है। इसको वो ऐसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ऐसे ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। इस स्टैटिक राउट वाले में ये जो console डॉट लॉग लिखा है ना मैंने, इस console डॉट लॉग में अभी ये जब चेक कर रहा था मैं, उस वक्त चेक कर रहा था ना, अभी तो इस console डॉट लॉग की मुझे ज़रूरत है नहीं। तो इसके अंदर मैं एक अलग से चीज़ लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? एक स्माइली इमोजी लगाता हूँ, जो कि ये जो कि ये कहता होगा कि आई एम स्टैटिक रेंडर। आई एम स्टैटिक रेंडर।
ये कहता है। सही हो गया। अभी देखें, जब ये कंपोनेंट री रेंडर होगा तो आपको क्या दिखेगा? आई एम ए स्टैटिक रेंडर दिखेगा। मानते हैं ना आप इस बात को? जब ये कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये कंसोल भी दिख जाएगा हमें। अब डायनामिक वाले में भी ना ऐसे ही कुछ कर देते हैं, यहाँ आते हैं रिटर्न के ऊपर, यहाँ पर कंसोल लगा देते हैं और इसमें कह देते हैं आई एम डायनामिक रेंडर। डायनामिक रेंडर। तो लगा दिया दोनों में। अब इसके इमोजी को थोड़ा अलग कर देते हैं ताकि दोनों में हम डिफरेंशिएट इमोजी को देख कर ही कर लें। सही है, इसको लाल कर देते हैं, उसको येलो ही रहने देते हैं। सही है, अभी हो गया, ये कर लिया इसको। अभी क्या चेंजिंग की ना कोड में? कोड में चेंजिंग की ना अभी आपने कंपोनेंट के? तो कैसे करना है? ये आपको डायरेक्ट देखना है, इसके ऊपर नहीं देखना आपको। इसको बंद कर दें ऊपर से। क्यों बंद किया है मैंने? मैं इसलिए क्योंकि कोड में चेंजिंग की तो दोबारा से बिल्ड बनाना पड़ेगी। जो जो नया नया कोड लिखा है आपने, वो जब आप बिल्ड करेंगे तो फिर वो सारा नया वाला कोड भी उसमें शामिल हो जाएगा। अभी इसको बंद करें, कंट्रोल सी, टर्मिनेट करके वाई, और बिल्ड करें दोबारा से, npm रन बिल्ड। यहाँ पर हम, बिल्ड तो हमारा बन गया है, अब हम npm स्टार्ट कर लेते हैं। और npm में स्टार्ट करके हमें ये लोकल होस्ट दे देगा, इस लोकल होस्ट पे दोबारा से इसे हम चला लेंगे। तो हम आ गए अपने होम पेज पर। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं, वीएस कोड साइड में ओपन करते हैं। वीएस कोड का टर्मिनल ही हमें ये बात बताएगा। क्या बताएगा मैं आपको बताता हूँ, देखें। गो टू पर्सन पर जब जाएंगे, क्या आपको यहाँ इस टर्मिनल में, वीएस कोड के टर्मिनल में कोई इमोजी नजर आ रही है? नहीं आ रही ना? तो मतलब कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ। अगर कंपोनेंट री रेंडर होता तो इमोजी नजर आ जाती। समझ गए आप बात को? अभी मैं इसको क्लिक करूंगा ना, आई एम एमरी ऑफ स्टैटिक राउट को, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मुझे कहाँ लेकर जाएगा? डायनामिक राउट में लेकर जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ। आप आए डायनामिक राउट में? सबसे पहले तो आप इसको पढ़ें। डायनामिक राउट जो होता है वो डायनामिक रेंडरिंग करता है, और डायनामिक रेंडरिंग, रेंडरिंग ऑन डिमांड। रेंडरिंग ऑन डिमांड के मतलब उर्दू में ये होता है, जब जब पेज खोलेंगे तब तब रेंडरिंग री रेंडर कर देगा कंपोनेंट को दोबारा। इसका प्रूफ ये है कि मैं सिर्फ क्लिक करके डायनामिक राउट में आया और एक कंसोल लगा दिया था मैंने वहां पर, वो कंसोल दिख गया, इसके मतलब ये है कि पूरा कंपोनेंट क्या हुआ है? दोबारा से री रेंडर हुए। अब एक दफा क्या करता हूँ मैं, इमोजी तो मुझे इतने में भी दिख जाएगा, इसको छोटा कर लेते हैं हम, यहाँ इसको बढ़ा लेते हैं। और ये मैं मिटाता हूँ डायनामिक राउट का सेगमेंट, इस स्टैटिक वाले को एंटर करते हैं। इस स्टैटिक वाले को मैंने दोबारा खोला, क्या यहाँ पर कोई इमोजी दिखता है आपको? नहीं नजर आते। क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि बिल्ड के टाइम पर इसने वो सारे स्टैटिक कोड को जनरेट किया, और जब ये बिल्ड हो रहा था तब आपका ये वाला वेब पेज खुला हुआ थोड़ी था, ये तो बंद था। ये तो बिल्ड होने के बाद जब npm में स्टार्ट करते हैं उस वक्त खुलता है ना, ये लोकल होस्ट देता है, उस पर क्लिक करते हैं फिर खुलता है। तो npm स्टार्ट से पहले जब npm बिल्ड कर रहा था, तो बिल्ड के टाइम पे उसने तमाम स्टैटिक कोड को बना के सर्वर पे एक दफा रख लिया। अब जब रखा, तो आप जब जब पर्सन के स्टैटिक पेज पर आ रहे हैं, इस स्टैटिक राउट पर आ रहे हैं पर्सन के, तो वो कंपोनेंट को आपको दोबारा चलाकर नहीं दे रहा है, वो उसी कोड को आपको पकड़ा देता है जो उसने बिल्ड के टाइम पर अपने पास बना कर रखा था। अच्छा, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि डायनामिक राउट जो है वो बाय डिफॉल्ट डायनामिक रेंडरिंग दे रहा है, स्टैटिक राउट जो है वो स्टैटिक रेंडरिंग दे रहा है। और स्टैटिक रेंडरिंग के मतलब है प्री रेंडर बार बार नहीं चलाता है, ये एक ही दफ़ा चलाता है। और इसकी निशानी हमने देखी स्टैटिक वाले, अपने इसको ओपन करके, इसको अभी मैं कहाँ पर हूँ? अभी मैं हूँ होम पेज पर। इसको मैं क्लिक करूंगा तो मैं जाऊंगा स्टैटिक में, स्टैटिक का कोई इमोजी नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं डायनामिक के ऊपर जाता हूँ तो हमें आई एम डायनामिक रेंडर्ड लिखा नजर आता है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि स्टैटिक वाला जो रेंडर्ड है, स्टैटिक वाला जो रेंडर है वो एक दफ़ा बिल्ड में तैयार हुआ है, और
वही वाला आपको बार बार दिखा रहे हैं। समझ आई बात? अब भी कंफ्यूजन को, मसले को समझें। अभी आप लोग वापस आए फटाफट से, मीटिंग खत्म होने वाली है। देखें, प्रॉब्लम मैंने आपको प्रॉब्लम ये बताई थी कि जो मेरा एपीआई कॉल हो रहा है ना, वो एपीआई एक स्पेशल टाइप का एपीआई है, जो कि हर दफ़ा कॉलिंग के ऊपर क्या करता है, एक नया डाटा दिखाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि अभी अगर मैं पर्सन के राउट में जाऊं, तो आपको पता है बिल्ड के ऊपर इसने स्टैटिकली एक बिल्ड करके रख लिया। एमरी को, अरे क्या खुल रहा है, एमरी को बिल्ड करके इसने रख लिया यहाँ पर पर्सन। यहाँ पर देखें अब, जाहिर सी बात है ना कि एमरी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हर दफ़ा डाटा चेंज हो जब जब मैं खोलूँ पर्सन का राउट। असल प्रॉब्लम यही थी जो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। जब जब मैं खोलूँ पर्सन का राउट, तब तब मुझे ये नाम चेंज चाहिए भाई। ये मुझे नहीं चाहिए। ये मुझे नहीं चाहिए। एक फिक्स नाम नहीं चाहिए। एपीआई भी नहीं है मेरा तो ऐसा। मेरा तो एपीआई भी ऐसा है कि वो हर दफ़ा कॉलिंग के ऊपर नया नाम लेकर आता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है कि जब कंपोनेंट री रेंडर होगा, तब एपीआई दोबारा कॉल होगी ना। और जब दोबारा एपीआई कॉल होगी, तब नया नाम दिखेगा। और ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो स्टैटिक रेंडरिंग करके बैठा है मेरा npm रन बिल्ड। एक दफ़ा एचटीएमएल का कोड बना लिया, और बनाने के बाद वही वाला मुझे दिखाया जा रहा है वो। ना कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, ना एपीआई कॉल हो रही है उसके अंदर से, ना नाम चेंज हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ? और इसका सॉल्यूशन क्या आप समझ पा रहे हैं कि यही है कि मैं अपने स्टैटिक, जो मेरा पेज है, स्टैटिक राउट, उसको मैं किसी तरीके से क्या करूं, डायनामिक रेंडरिंग पर लगा दूं। क्या ये दोनों बातें आप समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है और इसका सॉल्यूशन यही है? अब ये कैसे होगा ये देखते हैं। तो या मैं दोबारा बोल देता हूँ आपको, ताकि आप उसको पकड़ के रखें अपने माइंड में। स्टैटिक, इसको खोल देते हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। स्टैटिक राउट स्टैटिक रेंडरिंग कर कर बैठे है, जो कि पुराना HTML अपने अंदर लोड करके वही दिखाए जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं स्टैटिक रेंडरिंग को किसी तरीके से बोल दूं कि वो डायनामिक रेंडरिंग पर आ जाए। स्टैटिक राउट को क्या बोल दूं मैं, कि वो डायनामिक रेंडरिंग, डायनामिक राउट तो है ही डायनामिक रेंडरिंग पर, स्टैटिक राउट भी किस पर आ जाए, डायनामिक रेंडरिंग पर। ताकि मुझे क्या हो, बार 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 मुझे कंपोनेंट रेंडर होकर मिले, और कंपोनेंट रेंडर के टाइम पर मुझे क्या होकर मिले, नया नया एपीआई बार बार कॉल होकर मिले। और नए एपीआई की कॉल पे नाम खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, सारे मसले हल हो जाएंगे। करना सिर्फ स्टैटिक रेंडरिंग से उसको डायनामिक पर लेकर आना है। ये है इसका सॉल्यूशन। अब आप आ जाएं, थोड़ी सी याददाश्त वापस अगर आप लेकर आएंगे, तो मैं आपको देखें दूर लेकर चलता हूँ। देखें, हमने वो बनाया था, क्या नाम है, ये नहीं, हमने ये भी नहीं, जी ये बनाया था हमने हैकाथॉन। हैकाथॉन में आपको याद है, मैंने यहाँ पर कहीं कहीं तो लिखा था कि हम उसको, हाँ यहाँ पर लिखा था। हैकाथॉन में हमने ये लिखा था कि पर्सन से इंफॉर्मेशन लो, लोकल स्टोरेज में रख दो, लोकल स्टोरेज से निकाल के अपने डायनामिक रिज्यूमे में दिखाने। याद है आपको ये? पर्सन से पूछा, डिटेल्स पूछी, लोकल स्टोरेज में रख दी, और लोकल स्टोरेज से निकाल के दोबारा दिखा दिया। याद है आपको? तो ये लोकल स्टोरेज जो है, ये कौन सी जगह थी? ये एक टेम्परेरी मेमोरी थी। क्या बोलते हैं उसको, अभी देखें लोकल स्टोरेज के अंदर जो डाटा है, अगर आप अपने उसको बंद कर देंगे, किसको बंद कर देंगे, अपने ब्राउज़र को बंद कर देंगे, अपने वेब एप्लीकेशन को बंद कर देंगे, अपने VS कोड को बंद करके दोबारा से चलाएंगे सारी चीज़ें, तो लोकल स्टोरेज भी खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी का मकसद ही यही था कि जब तक चीज़ें चल रही हैं, तब तक वो अपने अंदर वो रख कर बैठे। तो इसको आप बोल सकते हैं टेम्परेरी मेमोरी। समझ आ रही है ना बात?
तो अभी वापस इधर आ जाएं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये जो सर्वर का कंपोनेंट है, ये सर्वर का जो कंपोनेंट है, ये आपको स्टैटिक रेंडरिंग कर रहा है। तो HTML का कोड जो है वो इसने जनरेट कर लिया, ये बात समझ आ गई। बहुत देर से सुन रहे हैं हम, ये बात सुन सुन के समझ गए कि HTML का कोड जो है वो पूरा का पूरा तैयार कर लिया। अब तैयार करके आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि वो उसको याद भी रख रहे हैं। उसने तैयार कर लिया, तैयार करके वो उसको याद भी रख रहे हैं। तो वो जो याद रख रहे हैं, वो रख रहा है आपके कैशे के मेमोरी में। कैशे आपकी टेम्परेरी मेमोरी बोल दें या कैशे बोल दें, बात एक ही है। तो जो कैशे की मेमोरी है ना, उसके अंदर वो याद रख कर बैठा हुआ है, और वही टेम्परेरी मेमोरी है। तो कैशे जो है आपकी, हमें कुछ करके कैशे के साथ, कैशे हमारी हेल्प करेगा इसको, इस स्टैटिक रेंडरिंग से डायनामिक रेंडरिंग करने में। अब इसकी चेंजिंग मैं क्या करूंगा देखें। टर्मिनल बंद करूंगा, ये मेरा स्टैटिक वाला है, इसमें API कॉल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने API की कॉलिंग करवाई है ना, इस लाइन में, इस वाली लाइन में, तो इस लाइन के अंदर आपने ये क्या दिया है डबल कोट में, ये एक URL है। ये एक क्या है, URL है, जो वहां से कॉपी करके लाए थे। अगर मैं इसको कट कर दूं, अगर मैं इसको कट कर दूं, यहाँ पर मैं बना दूं एक कॉन्स्ट URL, और इसके अंदर ये रख दूं, और इस URL के वेरिएबल को अगर मैं यहाँ दे दूं, तो एक ही बात है ना। ऐसे घुमा कर दे दिया, बात एक ही है ना, समझ आ रही है बात आपको। अब इस जगह पर URL के बाद थोड़ा लाइन को मैं थोड़ा सा स्पेस देके आपको अलग से इस लाइन पर फोकस करवाता हूँ। देखें, यहाँ URL के बाद आपको यहाँ पर एक चीज लिखनी है, वो है कैशे। देखिए, मैं लिखने का तरीका क्या है मैं आपको भी बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लगाएंगे एक कर्ली ब्रैकेट, मतलब आप बताएंगे कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है कैशे। कैशे की ये डाल दी ना प्रॉपर्टी, कॉलन लगा दें। ये इसकी क्या कहते हैं, आपने की तो लिख दी ना कैशे, इसकी वैल्यू लिखते हैं अभी, है ना, कॉलन के बाद वैल्यू। तो डबल कोट, डबल कोट में आपको जो ये ऑप्शंस मिले हैं ना, इन ऑप्शंस को देखें जरा ध्यान से। डिफॉल्ट और फोर्स कैशे, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद नो कैशे नो स्टोर। अब अभी जो ये काम अभी कर रहा था, क्या कर रहा था ये काम इस स्टैटिक रेंडरिंग को बार बार जो एक ही HTML को आपको दिखा रहा था, और कंपोनेंट री रेंडर नहीं कर रहा है ये डिफॉल्ट और फोर्स कैशे के ऊपर ही हुआ हुआ है, या डिफॉल्ट बिहेवियर इसका यही वाला है। समझ आ रही है बात आपको। डिफॉल्ट बिहेवियर ये वाला है कि आपको कैशे के अंदर जो चीज़ इसने याद करके रखी हुई है, वही बार बार दिखा रहा है आपको। डिफॉल्ट बिहेवियर इसका ऐसा है। तो अब जो है इसको ही हमें चेंज करना है, और इसको हमें चेंज करके ये बोलना है कि भाई नो स्टोर, मतलब कोई कैशे को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई कैशे वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखना। जब जब बोला जाए स्टैटिक पेज को ओपन करो, तब, क्योंकि याददाश्त होगी ही नहीं वापस इसके पास, तो जाहिर सी बात है याद करने के लिए चलाएगा मजबूरन पूरा कंपोनेंट, ताकि डाटा API का कॉल हो जाए और डाटा मिल जाए। तो यही तो करवाना है हमें इससे। न्यू स्टोर लिख देते हैं यहाँ पर। नो सॉरी, नो स्टोर मतलब कोई ऐसे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई API जो कॉल कराई, उसका जो डाटा आया उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नो स्टोर लिख दिया ऐसे करके। तो अभी वापस इधर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद फौरन से मैं क्या करूँगा, टर्मिनल को टर्मिनेट करूँगा, NPM रन को बिल्ड करूँगा। इसको भी बंद कर देंगे, ये दोबारा हमें खोलना पड़ेगा।
अच्छा, बिल्ड तो बन गया। अब बिल्ड जैसे ही बन गया तो मैं इसको कह दूंगा कि भाई ये मुझे स्टार्ट करके दे दे, और ये मुझे दे देगा एक लोकल होस्ट, उससे मैं ओपन कर लूंगा। चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, फटाफट से ओपन हो जाएंगी। ये मैं कहाँ पर हूँ? होम पेज पर हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये मैं होम पेज पर हूँ, लोकल होस्ट 3000 में। अब मैं अंदर जाता हूँ इसके। कुछ आपने देखा? ये ये वाली चीज़ जो है ना, अब ये कैसे हो रही है? ये ऐसे हो रही है कि कैशे की मेमोरी बोल दिया ना कि भाई मत बनाओ, कोई कैशे की मेमोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो जब बोल दिया उसको कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो याद रखेगा ही नहीं, तो मजबूरी हो गई ना, बार बार उसको चलाना पड़ेगा। अब इस पेज पर रहते हुए ही एक दफ़ा ये आपको नजर आया, ये रेंडर हुआ है, इसको साइड में रख देते हैं। आपको नजर आया ये रेंडर हुआ है? इसी पेज में खड़े होकर हम जब इसको रीलोड करेंगे ना, दोबारा रेंडर भी हुआ और नाम भी चेंज हुआ। अब जब इस जाहिर है इस नाम को क्लिक करूंगा तो डायनामिक पेज पर पहुंचूंगा, और डायनामिक वाले का तो डिफॉल्ट बिहेवियर डायनामिक रेंडर होता है ना, तो वो अपना इमोजी भी यहाँ पर दिखाएगा। देखें, ये देखें, आई एम डायनामिक रेंडर्ड भी आ गया। अभी वापस जाऊं, वापस, अरे एक सेकेंड, वापस पर्सन में जाऊं। वापस जब मैं पर्सन में जाऊंगा तो इसने देखें आई एम एस स्टैटिक वाला भी इमोजी आ गया, और यहाँ पर देखें नाम भी चेंज हो गया। अब दोबारा क्लिक करूंगा तो डायनामिक वाले रेंडर में चले जाऊंगा। अब सबको ये चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सही है। अब देखें, ये वाली चीज़ हो गई इसमें जो दो तीन, अब देखें दो तीन चीज़ें होती हैं ना यहाँ पर। फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। तो कैशे को हमने बोला कि नो स्टोर, तो नो स्टोर होता है। और नो स्टोर के अलावा नो कैशे भी होता है। नो कैशे के मतलब ये होता है कि कैशे की मेमोरी याद रखना। ठीक है, कैशे की मेमोरी याद रखना। और जब भी मैं पेज को ओपन करूं, इस स्टैटिक राउट वाले पेज को जब भी मैं ओपन करूं, तब कंपोनेंट को री रेंडर लाजमी करना है। समझ आए? मतलब ये नो स्टोर की तरह ही होता है। नो स्टोर भी आपको कंपोनेंट री रेंडर करके दे रहा है, नो कैशे भी आपको री रेंडर करके देगा। लेकिन नो कैशे कैशे की मेमोरी याद रखता है, ये वाला याद नहीं रखता। बस ये बताने का मकसद था। और डिफॉल्ट वाला तो आपको बताइए अभी कितना रुलाया डिफॉल्ट वाले ने, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो नो कैशे और नो स्टोर का फर्क ये है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई? अब देखें, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो चीज़ है ना, ये काम की क्यों है? ये हमने सीख तो लिया, लेकिन ये काम की इसलिए है कि अगर कोई क्लाइंट आपको ये कहता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऐसी है उसकी, कि वो आपको कहता है कि एक मैंने बनाई वेबसाइट, उस वेबसाइट के ऊपर दिखाना है सिर्फ और सिर्फ नाम। ठीक है, तो आप उससे कहेंगे कि हाँ ठीक है मैं दिखा दूंगा नाम, है ना, नाम को रेंडर करवाना मसला ही नहीं है। और वो आपको अपना डाटा कैसे देगा? अपनी एपीआई से देगा। तो उसकी एपीआई पे चलते हैं। अब ये उसकी एपीआई है जिसमें वो एक नाम दे देता है आपको। आपको ये ड्यूटी मिली, आपने बोला कि भाई ठीक है मैं दिखा दूंगा ये नाम वेबसाइट के ऊपर, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट्स सुने, वो कहता है कि भाई जो मैं एपीआई आपको दे रहा हूँ ना, उसमें 10 चीज़ें और भी हैं। जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसको अगर मैं सिर्फ गूगल मैप में डाल दूं तो मुझे ये बात पता चल जाएगी कि आप रहते कहाँ पर हैं, लोकेशन पता चल जाएगी। तो ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी अगर उसी एपीआई के अंदर मौजूद है, तो उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर ये है कि आप जो है वो मेरे एपीआई को कॉल करते टाइम कैशे की मेमोरी मत बनाएं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है कैशे की मेमोरी में, मेरे एपीआई की चीज़ें सिर्फ रेंडर करवा दें, तो फिर आप वहाँ पर नो स्टोर लिख देंगे। तो क्या होगा कि एपीआई कॉल प्रॉपर होगा लेकिन कोई कैशे की मेमोरी नहीं बनेगी। समझ आई बात? तो उससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा आपकी कैशे में। तो एक ये वाली चीज़ है।
इसलिए आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई तो कंफर्म करें, और इसके बाद एक और चीज़ बतानी है, उसके लिए 2 मिनट चाहिए मुझे। सही है, देखें, ये जो है ना, अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई, एक सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें क्लाइंट ने बोला, अब ये दूसरा क्लाइंट है, इसने बोला कि आप, देखें, ये दूसरा क्लाइंट है, इसने ये बात बोली कि आपको जो है ना, वो जो आपने पेज बनाए है, ये दूसरा क्लाइंट है, इसने ये बात बोली कि आपने जो ये स्टैटिक राउट बनाया है, ये स्टैटिक राउट बिल्ड के टाइम पर ये अपनी चीज़ों को याद रखता है। तो वो चाहता है कि, जाहिर है, अगर मैं इसको मिटा दूं, इस चीज़ को अगर मैं मिटा दूं, आप इस बात को समझ जाएंगे, अगर मैं इस चीज़ को मिटा दूं तो ये अब उस अपनी पुरानी वाली हालत में आ गया है, जहाँ पर ये बिल्ड के टाइम पर जो चीज़ याद रखता है वही दिखाता रहता है। अब ये अभी उस वाली कंडीशन पर आ चुका है। यहाँ पर इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ये कहता है कि भाई हर हमें कुछ टाइम के बाद अपने पेज को रेंडर करना है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि वो कहता है कि दिन में 2 दफ़ा हमारा डाटा चेंज होता है, दिन में 2 दफ़ा हमारा डाटा चेंज होता है। अब पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 12 12 घंटे हो गए। अब वो कहता है कि 4 बजे जो है वो मेरा डाटा चेंज होता है, शाम के 4 बजे मेरा डाटा चेंज होता है, और एक डाटा चेंज होता है रात के 12 बजे। तो ये दो ऐसे टाइम है जब मेरे वेबसाइट पर कोई आए रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक, तो उसको सारी चीज़ें वही दिखनी चाहिए जो लोड हुई थी। और उसके बाद 4 बजे के बाद नया डाटा जो है वो उसको दिखना चाहिए, क्योंकि ये डाटा आ कहाँ से रहा है, एपीआई से आ रहा है। एपीआई के अंदर चेंजिंग कब आएगी, 4 बजे के टाइम पर और 12 बजे के टाइम पर। तो वेबसाइट के ऊपर भी हमें वो चेंजिंग दिखानी है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह बना दूंगा, इस स्टैटिक राउट को, इस स्टैटिक की जगह अगर डायनामिक रेंडरिंग पर मैं इसको डाल दूं, तो क्या होगा, परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी। जब खोलूंगा तब कंपोनेंट पूरा री रेंडर होगा, और जब री रेंडर होगा तो जाहिर है परफॉर्मेंस वीक हो जाएगी। बना बनाया एचटीएमएल जब दिखाता है ना ये, तो बहुत तेजी में दिखाता है, परफॉर्मेंस वीक नहीं होती है उसमें। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली रिक्वायरमेंट थोड़ी अजीब सी आ गई ना, कि पूरे दिन में स्टैटिक रेंडरिंग पर रहे, लेकिन 2 दफा अपने आप को रेंडर कर ले। तो इसको आप टाइम देकर भी बता सकते हैं कि आपका जो ये स्टैटिक वाला राउट है, ये कितने टाइम के बाद जब आप इसको कॉल करें तो उसको वो दोबारा से कंपोनेंट को रेंडर कर देगा। इसको किस तरह बताते हैं, आप इसको इस तरह बताते हैं कि आप यहाँ पर लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो भी एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट और है, नेक्स्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट और है, और वो कहता है रीवैलिडेट। रीवैलिडेट, जब रीवैलिडेट आप लिखते हैं तो ये भी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की, इसमें आप बताते हैं सेकंड्स को, कि कितने सेकंड, 20 सेकंड के बाद, हम 20 सेकंड रख रहे हैं, 20 सेकंड के बाद क्या हो, कि 20 सेकंड के बाद वो हो जाए, दोबारा से री रेंडर हो जाए, 20 सेकंड के बाद दोबारा से री रेंडर हो जाए। इसको मैं एक दफ़ा बिल्ड करता हूँ फटाफट, ये आखिरी चीज़ है जो आपको दिखानी थी। इसको देखकर फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। देखें, npm रन बिल्ड। जी, तो मैं ये कह रहा था कि
ये जो है ना, ये बिल्ड हो गया। अब इसको क्या करना है, npm और स्टार्ट करना है। तो npm में स्टार्ट कर लेते हैं। npm में स्टार्ट में पुराने वाले को बंद कर देते हैं, और यहाँ पर मुझे एक लोकल होस्ट मिल जाएगा, इससे हम अपने पेज को ओपन कर लेंगे। और इससे थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखें नीचे आ जाते हैं, तो स्टैटिक रेंडरिंग हुई है, ठीक है। अब हम अपने होम पेज पर हैं। होम पेज से हम जाते हैं सीधा अपने इस पेज में। अब इस पेज में मैं आ गया, ठीक है ना, आ गया। अब मुझे करना ये है कि मुझे जाना है एमरी वाले पेज में, तो एमरी वाले पेज में भी मैं आ गया। ये डायनामिक वाली रेंडरिंग हो गई, नीचे नजर आ रहा है ना इमोजी आपको, यहाँ पर रेड वाली इमोजी। अब वापस मैं जाता हूँ अपने, किस में जाऊंगा मैं अपने वापस, पर्सन वाले राउट में। तो यहाँ पर जेरेड लिखा आ गया। अब आपको याद है ना कि पिछली दफा जब मैं इसको क्या कर रहा था, कॉल कर रहा था, जब पिछली दफा यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा था, तो हर रिफ्रेश पर नाम चेंज हो रहा था और यहाँ पर स्टैटिक वाला रेंडर भी चल रहा था, है ना। आपने यहाँ पर लगाई है एक वैलिडेशन। आपने बोला है कि 20 सेकंड से पहले पहले तक कंपोनेंट रेंडर नहीं होना चाहिए। 20 सेकंड, और अगर कंपोनेंट रेंडर हो गया तो अगला कंपोनेंट रेंडर 20 सेकंड के बाद ही होना चाहिए, 20 सेकंड तक नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको रेंडर करता हूँ, जेरेड को रेंडर करता हूँ, ठीक है। रीलोड करेंगे, नाम चेंज होगा, मतलब कंपोनेंट रेंडर होगा। कंपोनेंट रेंडर हुआ नहीं हुआ, हुआ यहाँ पर, लेकिन मुझे नाम चेंज चाहिए ना। तो मैं दोबारा से करके देखता हूँ। देखें, डेको लिखा आ गया, यहाँ पर कंपोनेंट क्या हो गया, रेंडर हो गया। अब मैं दोबारा करता हूँ इसको, दोबारा करता हूँ, दोबारा करता हूँ। डैनी लिखा आ गया। अब यहाँ से आप गिने, एक दफ़ा रेंडर किया नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा किया नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा किया नहीं हुआ, चौथी दफ़ा किया नहीं हुआ, पांचवी दफ़ा किया नहीं हुआ, ये छठी दफ़ा नहीं हुआ, सातवीं दफ़ा कर रहा हूँ, नहीं हुआ। अब रेंडर हो जाएगा। समझ आ रही है, 20 सेकंड के बाद वो रेंडर कर रहा है, 20 सेकंड से पहले रेंडर नहीं कर रहा है। तो ये जो सेकंड्स है ना, इन सेकंड्स को आप जितना बढ़ा दें, तो आप इसको आधे दिन, 12 घंटे में जितने भी सेकंड्स होते हैं, आप लिख दें वहां पर कि भाई इतने सेकंड के बाद रेंडर हो जाना। तो वो उतने सेकंड के बाद रेंडर होगा, उससे पहले वो स्टैटिक रहेगा। समझ आ रही है बात, ये वाली बात समझ आई, उससे पहले वो स्टैटिक ही रहेगा। ये सिर्फ रेंडर कब करेगा अलाउ, आपके बताए हुए टाइम के बाद। तो ये वाली चीज़ जो है, ऐसी सिचुएशन कभी आए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका एक बस ये है कि सर्वर कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसमें यूजर स्टेट नहीं होता, अपना पूरा HTML जो है वो ब्राउजर के ऊपर बनाने के बाद भेजता है। दो टाइप की रेंडरिंग होती है, स्टैटिक रेंडरिंग, डायनामिक रेंडरिंग। स्टैटिक रेंडरिंग वो होती है जिसका पूरा कोड बिल्ड टाइम पर पहले से बन कर रखा होता है, बार बार वही दिखता है। और डायनामिक रेंडरिंग जो होती है, जब भी आप उसके पेज को खोलते हैं वो हर दफ़ा रेंडरिंग करवाता है अपने डायनामिक पेज को। डायनामिक राउट जो होता है उसका डिफॉल्ट बिहेवियर डायनामिक रेंडरिंग होता है, स्टैटिक राउट का डिफॉल्ट बिहेवियर डायनामिक रेंडरिंग नहीं होता है, स्टैटिक रेंडरिंग होता है। उसको डायनामिक रेंडरिंग अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, अपने फैच में यहाँ पर आकर कैशे लिखना पड़ता है। और कैशे में भी आपके पास ऑप्शन होता है, नो स्टोर का अलग होता है, नो कैशे अलग होता है। उन दोनों में से जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पेसिफिक बताए हुए टाइम के ऊपर ये रेंडरिंग करे, तो आप यहाँ पर सेकंड्स में बता भी सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर प्रॉपर्टी है नेक्स्ट की, और नेक्स्ट खुद एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर रीवैलिडेट है, उसमें आप इस बताते हैं सेकंड्स में टाइम को। तो उस बताए हुए टाइम के पहले पहले तक वो रेंडर नहीं करेगा इस कंपोनेंट को दोबारा, और आपके बताए हुए टाइम के बाद जब कोई उस पेज पर आएगा तो वो उसको रेंडर करके दिखा देगा, लेकिन टाइम का ख्याल रखेगा वो। तो ये है यहाँ तक आज की क्लास। ठीक है, इसको स्टॉप कर दें।